अगर पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब होती गई और टाटा इतनी तेजी से प्रोग्रेस करता गया तो वो दिन दूर नहीं जब टाटा लैंड रोवर और जैगुआर की तरह शायद पाकिस्तान को भी एक्वायर कर ले। उन्होंने रतन टाटा को यह भी कहा था कि जब टाटा गाड़ियां नहीं बना सकता तो गाड़ियां बनाता क्यों है। एंड एज अ रिवेंज उन्होंने 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को टाटा के थ्रू एक्वायर कर लिया। देखिए, लोगों ने रतन टाटा का पोटेंशियल तब समझा जब साल 2000 में पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कंपनी टेस्ला को रतन टाटा ने एक्वायर कर लिया था। टाटा की मार्केट आज इंडिया में कहां तक पहुंच चुकी है ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो एक बार नजर आसपास घुमा के देखिए, यकीन नहीं होगा हम टाटा से घिरे पड़े हैं। सड़कों पर चल रही टाटा की गाड़ियां हैं, आसमान में उड़ रहे टाटा के प्लेन्स हैं, टाटा सॉल्ट से लेके टीसीएस के टाटा सॉफ्टवेयर तक, टाटा टीज से लेके तनिष्क जैसी टाटा की ज्वेलरी तक, भाई ताज जैसे आलीशान होटल से लेके हमारे घर की बिजली तक, अगर सब जगह नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, बिकॉज ये सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। देखिए, टाटा ग्रुप की जो करेंट नेटवर्थ है वो अराउंड $311 बिलियन है, और बात करें पूरे पाकिस्तान के करेंट नेटवर्थ की तो अराउंड $376 बिलियन है। बिलीव मी, अगर पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब होती गई और टाटा इतनी तेजी से प्रोग्रेस करता गया तो वो दिन दूर नहीं जब टाटा लैंड रोवर और जैगुआर की तरह शायद पाकिस्तान को भी एक्वायर कर ले। खैर, मजाक की बातें बाद में, लेकिन सोच के देखिए, आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज एंड 100 से ज्यादा देशों से ऑपरेट करता है। टाटा कोई साधारण मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का, इनफैक्ट हम सब का एक गर्व है। वेल, सवाल ये है कि टाटा ने ये सब किया कैसे, पूरे देश में इतनी इज्जत कमाई कैसे, वर्ल्ड वॉर 1 से लेके भाई आज तक की डेट में टाटा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, टाटा की कहानी को आसानी से समझने के लिए मैं टाटा की पूरी लाइफ हिस्ट्री को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे पड़ता है तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नसरवानजी टाटा से। नसरवानजी टाटा वाज बोर्न इन 1822 इन नवसारी विलेज ऑफ गुजरात। देखिए, बचपन से इनको लाइफ में कुछ बड़ा करने का शौक था, इसी वजह से इन्होंने अपने सपने की शुरुआत करी अपने फादर के बिजनेस को संभाल के, और फिर देखते ही देखते इन्होंने अपना कॉर्डिंग ट्रेनिंग का बिजनेस भी शुरू कर दिया। वेल, इतना ही नहीं, दिस गाय वाज नोन फॉर हिज विजन एंड मॉरल एथिक्स, प्लस ही वाज अ स्ट्रांग बिलीवर इन एजुकेशन। इसी वजह से कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट इनके पास आता था, ये सारा का सारा प्रॉफिट उठा के अपने बेटे की एजुकेशन में लगा देते थे। वेल, उनके बेटे का नाम जमशेदजी टाटा था। लेकिन अब सोच के देखिए, आजकल जब पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री पढ़ने भेजते हैं तो कितना सोच विचार करते हैं, भाई दिल पर हाथ रख के डिसीजन लेते हैं। लेकिन नसरवानजी टाटा ने 1859 में अपने बेटे जमशेदजी टाटा को भाई हांगकांग पढ़ने भेज दिया। 1859, जब प्लेन्स भी इन्वेंट नहीं हुए थे, जमशेदजी टाटा शिप के थ्रू हांगकांग गए थे। सोच के देखिए, नसरवानजी टाटा अपने बेटे के एजुकेशन के लिए कितना डेडिकेटेड थे। ऑब्वियसली वो चाहते थे कि उनका बेटा उनके बिजनेस को और कंट्रीज में एक्सपैंड कर सके। जमशेदजी टाटा बचपन से ही अपने फादर का विजन और उनके एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे समझते थे। वेल, जमशेदजी टाटा एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे ये सबको पता था, लेकिन इतने होनहार और इतने कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। देखिए, जमशेदजी टाटा ने अपने फादर की कॉटन ट्रेडिंग फर्म की ब्रांचेस ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि चाइना, जापान, यूरोप, इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में भी खोल डाली। वेल, इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग से ज्यादा कॉटन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया और फिर अपनी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की मिल 1874 में मुंबई के शहर नागपुर में स्टैब्लिश कर दी, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। अब बाय द टाइम जब जमशेदजी टाटा अपने टाटा के बिजनेस को स्केल अप कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने 1902 में एक स्टील प्लांट भी खरीद लिया, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील रखा गया था। वेल, बात करेंगे इसका बहुत जल्दी, लेकिन अब एक किस्सा सुनिए। देखिए, जमशेदजी टाटा को उस टाइम पे एक 5 स्टार होटल में जाने से मना कर दिया गया था। ऑब्वियसली उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, लेकिन इस बात से नाराज होकर जमशेदजी टाटा ने भाई अपने खुद के लिए, इनफैक्ट सबके लिए एक 5 स्टार होटल बनवा दिया। जी हाँ दोस्तों, वो इंडिया का ऐसा पहला होटल था जहां पे 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली आया करती थी। एंड बिलीव मी, वो होटल कोई और नहीं बल्कि हमारा मुंबई में स्थित
ताज होटल है। देखिए, ताज होटल आज भी उतनी ही लेगेसी होल्ड करता है जितनी पहले किया करता था। एंड ताज होटल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। जमशेदजी को सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं देखा जाता था, बल्कि वो इससे पहले इंसान थे जिनका मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। देखिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो आप तो जानते हैं कि आजकल भी, मतलब आज के टाइम पे भी, हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस उतनी आपको लीव्स अलाउ नहीं करता है। ऑब्वियसली इससे फ्रस्ट्रेट होकर एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी को अपना 100% नहीं देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम को जमशेदजी टाटा 19th सेंचुरी में समझ चुके थे। बिलीव मी गाइस, 19th सेंचुरी के अंदर जमशेदजी टाटा ने प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, मैटरनिटी लीव, फैमिली डे लीव, स्पोर्ट्स डे लीव जैसी सारी लीव्स का कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। बिलीव मी, 19th सेंचुरी में, विच इज एन अमेजिंग थिंग। एंड गाइस, ऑब्वियसली वो यही चाहते थे कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉइज बिना किसी ग्रजेस के साथ उनके साथ मिलके अच्छे से काम कर सके। जमशेदजी टाटा अपने बिजनेस को एक प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि एक नेशन बिल्डिंग मॉडल समझा करते थे। वो जितने एक्साइटेड ग्रोथ के लिए हुआ करते थे, वो उतने ही जेनरस अपने टीम मेंबर्स के लिए थे। सैडली 1904 में जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ और इसी के साथ टाटा ग्रुप के अंदर वो अपनी एक अनबीटेबल, एक अनमैचेबल लेगेसी छोड़ गए। जमशेदजी के जाने के बाद उनके अधूरे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी उनके बेटे दारोपजी टाटा ने उठाई। दारोपजी टाटा को साल 1904 में टाटा का सेकंड चेयरमैन बनाया गया। दारोपजी टाटा ने भाई चेयरमैन बनते ही स्टील प्लांट पे अच्छे से फोकस किया, उस पर काम करना शुरू किया और साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट टोटली रेडी हो चुका था। ये वही साल था जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी और भाई इस वर्ल्ड वॉर में टाटा ने बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि टाटा स्टील ने ब्रिटिशर्स को इस पूरे वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छे से स्टील एक्सपोर्ट किया। इस स्टील की मदद से रेलवे ट्रैक्स से लेके टैंकर से लेके इनफैक्ट वेपन्स तक हर जगह स्टील का इस्तेमाल किया गया और ये सारा स्टील टाटा ने ही प्रोवाइड किया। और फिर देखते ही देखते टाटा पूरे देश का नंबर 1 स्टील एक्सपोर्टर बन गया था। टाटा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1914 में एक ब्रांड बन चुका था, एक इतना बड़ा ब्रांड कि भाई दारोपजी टाटा के राज में टाटा ने 14 अलग अलग कंपनीज को एक्वायर भी कर लिया था। 1938 में दारोपजी टाटा ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया, लेकिन उसके बाद जीआरडी टाटा को टाटा का नया चेयरमैन बनाया गया। जीआरडी टाटा यानी कि जहांगीर रतन टाटा हमारे देश के सबसे पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। उनको उड़ने का बहुत शौक था, इसलिए भाई टाटा का चेयरमैन बनते ही उन्होंने टाटा एयरलाइंस एस्टैब्लिश की, जिसका नाम बाद में एयर इंडिया हो गया था। टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी कि 1947 के बाद हुआ था, जब गवर्नमेंट डिसीजन लिया था कि भाई जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन सभी को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। यानी कि जो टाटा एयरलाइंस है, जो अब तक जीआरडी टाटा ऑपरेट कर रहे थे, उसी एयरलाइन को अब गवर्नमेंट ऑपरेट किया करेगी। जीआरडी टाटा सिर्फ एयरलाइंस पर फोकस नहीं कर रहे थे, उनका फोकस टाटा कंपनी की एक्सपेंशन पे था। इसलिए उन्होंने भाई 1954 में टाटा मोटर्स को एस्टैब्लिश किया, जिसने इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर में तूफान मचा के रख दिया। इनफैक्ट 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को भी एस्टैब्लिश किया। एंड बिलीव मी, टीसीएस इंडिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी थी और आज ये इतनी जायंट है कि ये करंटली इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टीसीएस ने हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर जमीन से उठा के आसमान पर रख दिया था। देखिए, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद भारत अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से मोस्टली एक्सपोर्ट करता था। अब इसी चीज को कम करने के लिए, भारत की इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जीआरडी टाटा ने लक्ष्मी वर्ड से इंस्पायर होके लैक्मे जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की। इसके अलावा जीआरडी टाटा ने टाटा स्टील का बिजनेस और एक्सपैंड कर दिया। इनफैक्ट टाटा पावर, टाटा टी, टाटा सॉल्ट जैसे सारे सक्सेसफुल वेंचर्स, ये सब के सब जीआरडी टाटा की सुपरविजन में शुरू किए गए। जीआरडी टाटा 50 साल तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे और इस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने कम से कम 90+ कंपनीज को टाटा के अंदर एक्वायर कर लिया था। जीआरडी टाटा के बाद अगर टाटा ग्रुप को कोई छठे आसमान से 7वें आसमान पहुंचा सकता था तो वो थे जमशेदजी के पोते रतन टाटा। जी हाँ, यही से शुरुआत होती है एक नए भारत की। रतन टाटा को 1991 में टाटा कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया था। देखिए, रतन टाटा के अंदर इमेंस बिजनेस सेंस था, लेकिन उनके दिल में अपने देश के लिए प्यार कहीं और ज्यादा था।
देखिए, लोगों ने रतन टाटा का पोटेंशियल तब समझा जब साल 2000 में पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कंपनी टेस्ले को रतन टाटा ने एक्वायर कर लिया था। इनफैक्ट यूरोप की स्टील जायंट कॉरस कंपनी को भी रतन टाटा ने एक्वायर कर लिया था। देखिए, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में लगे रहते हैं एंड सेम गोस फॉर रतन टाटा। देखिए, उन्होंने अपनी जर्नी में सिर्फ अप्स नहीं बल्कि डाउन्स ही बहुत फेस किए हैं। बिलीव मी, अब जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, याद है जब टाटा मोटर्स मार्केट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, उस टाइम पे टाटा मोटर्स की जो शेयर्स थे वो बहुत नेगेटिव में जाते जा रहे थे। तब रतन टाटा ने भाई फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी से हेल्प मांगी थी। फोर्ड कंपनी ने हेल्प के लिए हाँ तो किया था, लेकिन साथ ही में उन्होंने रतन टाटा को यह भी कहा था कि जब टाटा गाड़ियां नहीं बना सकता तो गाड़ियां बनाता क्यों है। देखिए, रतन टाटा को यह बात बहुत बुरी लगी एंड एज अ रिवेंज उन्होंने 2008 में जैगवार और लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को टाटा के थ्रू एक्वायर कर लिया। बिलीव मी गाइस, टाटा जैगवार एंड लैंड रोवर के साथ मिलकर अपनी गाड़ियां बना रहा है और आप तो जानते हैं कि सड़कों पे आजकल किसकी गाड़ियां दौड़ रही हैं। और कुछ टाइम बाद जब फोर्ड लॉसेस में जाने लगा तब टाटा अकेला ऐसा था जो फोर्ड की मदद करने के लिए मार्केट में उतरा। रतन टाटा सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। इसलिए कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना एक ड्रीम प्लान शेयर किया, एक ऐसा प्लान जिसमें वो सोचते थे कि इंडिया का हर एक मिडिल क्लास आदमी, हर एक मिडिल क्लास फैमिली एक कार अफोर्ड कर सके। जी हाँ, 1 लाख रुपए की गाड़ी। दोस्तों, रतन टाटा ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया। ऑल्दो उनके प्लान शेयर करने के बाद उनकी पूरी फैक्ट्री को शिफ्ट किया गया, जो रॉ मटेरियल्स उस गाड़ी को बनाने के लिए यूज किए गए उनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट बहुत सारे डिलेस पूरे टाटा ग्रुप को देखने पड़े। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रतन टाटा चाहे तो भाई इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जानते हैं क्यों? बिकॉज़ ही सेड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। आज के टाइम पे जब बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट देखते हैं, ये इंसान अपनी जुबान देख रहा था। He made a promise and now he will stick to it. That's what he said. In fact, guys, रतन टाटा ऐसा इसलिए करना चाहते थे बिकॉज वो जानते थे कि पूरे इंडिया के लोगों ने कितना ओपन आर्मली टाटा को एक्सेप्ट किया है। अब उनकी बारी है कि वो इस देश के लोगों के लिए कुछ कर सके। देखिए, बात सिंपल सी है, रतन टाटा सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि सोसाइटी अपलिफ्टमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप का मानना है कि बिजनेस सोसाइटी से नहीं चलता बल्कि सोसाइटी से बिजनेस चलता है। बिलीव मी, रतन टाटा आज भी अपनी इनकम का 60% समाज सेवा, एजुकेशन, इन सब चीजों में डोनेट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी टाटा की अद्भुत कहानी। आई होप दोस्तों हिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन साथ ही में वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इनकेस पसंद आती है तो भाई याद से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड यस, आप कमेंट्स में आइए, मुझे बताइए कि टाटा का नया चेयरमैन कौन है और उस चेयरमैन से आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, भारत के फ्यूचर के बारे में, टाटा के कल के बारे में। प्लस गाइस, अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।